Hello viewers, hope you are doing well. Now adding one more video with respect to distribution to shareholders, and here in this video you will be getting the information related to how we calculate dividend payout ratio using the capital budgeting flavor. How we use capital budgeting in order to calculate the capital expenditure requirement for the next period, and then based on that capital expenditure requirement, how we calculate dividend payout ratio. So let's watch this video to understand this concept. The Welch company is considering three independent projects, each of which require a 5 million investment. तीन projects हैं, तीन independent projects हैं, three independent projects. सही है। ये जो independent का word है ना, ये important है। Three independent projects, each of which require 5 million investment. The estimated internal rate of return and cost of capital for these projects are as follows. अगर हम कैपिटल बजटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कैपिटल बजटिंग के अंदर पहला एक हो गया पे बैक पीरियड। द फर्स्ट वन पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के अंदर ये देखा जाता है कि कितने अरसे के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपने प्रोजेक्ट में की है वो रिकवर हो सकती है। दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसमें क्या होता है, आप पहले जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उन कैश फ्लोज की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और फिर ये देखते हो कि वो अब कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से पे बैक में हम मालूम करते हैं कि कितने पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, उसी तरीके से डिस्काउंटेड पे बैक में भी सेम ही चीज मालूम की जाती है कि कितने पीरियड में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। बट इसके अंदर से पहले जितने भी कैश फ्लोज होते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 5 कैश फ्लोज आपके सामने मौजूद होंगे, उन पांचों कैश फ्लोज की अलग अलग करके प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाती है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि अब कितने अरसे में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगा। तीसरे पार्ट पे आते हैं, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जिसमें ये मालूम किया जाता है कि ओवरऑल कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसकी बेस पे उन तमाम की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रही है। लाइक अगर मैं कहूँ कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए आपने सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया और उसके बाद फिर आपने देखा कि कितने अरसे में आपकी अमाउंट रिकवर हो रही है, तो वो जो कैश फ्लोज आपने डिस्काउंट किए उन तमाम कैश फ्लोज को जब आप प्रेजेंट वैल्यूज को जब आप ऐड कर लेते हो और उसको ऐड करने के बाद जब इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हो तो भी आते हैं। हाँ, तो अगर जो बाकी अमाउंट अगर पॉजिटिव बच जाती है या नेगेटिव बच जाती है तो उसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। तो अगर अमाउंट पॉजिटिव होती है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव हो तो रिजेक्ट। इसी तरीके से चौथी चीज आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जिस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज में से इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में
उसी फॉर्मूले के अंदर सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज उसको डिवाइड करते हो इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास एक रेशो निकल आता है। तो अगर तो वो रेशो ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम्म। और अगर लेस देन 1 होता है तो रिजेक्ट रिजेक्ट कर करते देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो ठीक हो अगला गया। टूल होता है वो होता है IRR, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर क्या होता हम्म। है कि लाइक आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हो तो उसको डिस्काउंट करने के लिए जो रेट आप यूज करते हो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी भी सही है। कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो वहां पे जो रेट आपको देगा वो होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इसे कहते हैं अच्छा। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के देखने के दो डिफरेंट एंगल हैं। एक, मैं बीइंग एन इन्वेस्टर बोलूंगा कि ये कंपनी का जो भी वैक है ये मेरा रिटर्न है, कंपनी ने इतना परसेंट मुझे देना है। वही चीज कंपनी के लिए कॉस्ट है, कंपनी ने वो 10% प्रोजेक्ट से निकाल के शेयर होल्डर की जेब में डालना है। हम्म। इन्वेस्टर के लिए वो है इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न, कि ये वो परसेंटेज है जो कंपनी अपनी जेब से निकाल के हमारी जेब में डालेगी। अब मान लो ठीक कि है। एक प्रोजेक्ट आपके सामने है और उस प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। मान लो कि इन्वेस्टर ये बोलता है कि भाई मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे 20% चाहिए, मुझे वो पच्चीस डिमांड ज्यादा परसेंट करता है। चाहिए, मुझे 30% हाँ। चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या प्रोजेक्ट इस काबिल है कि वो 20%, 25%, 30% निकाल के दे सके? तो इसका मतलब बिजनेस की भी तो, उस प्रोजेक्ट की भी तो अपनी एक कैपेसिटी होगी ना, कि कहाँ एग्जैक्टली। तक वो रिटर्न निकाल के दे सकता है। उस रिटर्न को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। अब जाहिर है हम्म। नेगेटिव परसेंटेज तो नहीं हो सकती, कि हाँ। कंपनी की उस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है कि वो 15% निकाल के मैक्सिमम दे सकता है, इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है 20%, तो भाई वो हम्म। प्रोजेक्ट तो फिर फिजिबल ही नहीं रहा ना, क्योंकि इन्वेस्टर की डिमांड है 20%, बिजनेस मैक्सिमम 15% निकाल के दे सकता है, तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। दिस इज IRR कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द मैक्सिमम रिटर्न अ प्रोजेक्ट कैन प्रोवाइड। इसी के बाद IRR के बाद अगली जो कंडीशन होती है या पैरामीटर होता है दैट इज MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी यही चीज को एक्सप्लेन करता है बट थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म के अंदर। IRR ये कहता है कि जो भी मैक्सिमम रिटर्न प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हम्म। पे किया जा रहा है इन्वेस्टर को। लाइक 100 रुपए लगाए थे बिजनेस में, पहले साल कंपनी ने 110 रुपए कमाए, उसमें से हम्म। 10 रुपए निकाल के कंपनी ने दे दिए इन्वेस्टर को, फिर 100 रुपए रह गए। अगले हम्म। साल फिर कमाए 115 रुपए, 15 रुपए निकाल के कंपनी ने इन्वेस्टर को दे दिए, फिर बचे 100 रुपए। सही है। तीसरे साल फिर कंपनी ने कमाए 112 रुपए, 12 रुपए कंपनी ने निकाल के दे दिए इन्वेस्टर को, फिर 100 रुपए बच हम्म। गए। तो IRR इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जहां पर जो एक्सेस रिटर्न है, IRR की अजम्पशन ये है कि एक्सेस रिटर्न जो है या जो भी बेनिफिट है वो इन्वेस्टर की जेब में डाला जा रहा है। MIRR की अजम्पशन ये है कि पैसा जो भी अर्निंग हो रही है वो इन्वेस्टर की जेब में नहीं डाली जा रही, वो बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। दी वेल्च कंपनी इज कंसिडरिंग 3 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। कैपिटल बजटिंग के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। हम्म। वन टाइप इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड टाइप इज इंडिपेंडेंट। ये दो टाइप के होते हैं प्रोजेक्ट्स। जी। तो अब मान लो सही। लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव 3 प्रोजेक्ट्स फॉर इवैल्यूएशन। अगर ये तीनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेस पे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई सा भी
एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। इट्स लाइक कंपनी को एक मशीन चाहिए और उस एक मशीन को बाय करने के लिए कंपनी के पास 5 वेंडर हैं जो उस मशीन को बेच सकते हैं। अब आपने उन पांचों वेंडर्स की प्रोजेक्शंस बनाई और उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्शन थी उसकी मशीन आपने बाय कर ली। तो आपने उन 5 में से एक को एक्सेप्ट किया ना, दिस इज जो कॉल्ड बेस्ट था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब जितने प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं अगर सारे के सारे फिजिबिलिटी के एतबार से ओके हैं तो आप सबको एक्सेप्ट कर लोगे। अदरवाइज जो जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के एतबार से ओके है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, बाकी को रिजेक्ट कर दोगे। मिसाल के तौर पे इस पहले जो मैंने एग्जांपल ली, ये कंपनी जो है वो सही है। 5 डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट जगहों पे सेटअप्स लगा रही है, 5 डिफरेंट जगहों पे सेटअप्स लगा रही है। तो अब सेवरल वेंडर्स जो है वो उन्होंने अप्रोच कर लिया कंपनी को, जी हमारे पास ये मशीनें हैं, हमारे पास ये मशीनें हैं। कंपनी ने उन तमाम को इवैल्यूएट किया, जिस जिसकी फिजिबिलिटी ओके थी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जिसकी फिजिबिलिटी ओके नहीं थी कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दिस सिंपली इज द रिजेक्ट कर दिया। डिफरेंस बिटवीन सही। इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब वापस आ रहे हैं क्वेश्चन पे। यस सर। कह रहा है 3 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर होने को तीनों हो सकते हैं, एक्सेप्ट होने को दो सकते हैं, नहीं होने को कोई भी नहीं सकता। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम्म। कह रहे हैं जी कि ईच ऑफ विच रिक्वायर्स अ 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट। अगर सही है। एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 5 लाख, अगर तीनों एक्सेप्ट होंगे तो 15 मिलियन। 15 मिलियन। परफेक्ट। दो एक्सेप्ट होंगे तो 10 मिलियन। 10 मिलियन। द एस्टिमेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड हम्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी टूल कौन सा यूज कर रही है प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए? IRR। आईआरआर कर रही है ना। हाँ ये एक कर टूल रही है। आईआरआर यूज कर रही है इन तीनों हाँ। प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। यानी कि हम्म। इस टूल के तहत जो इस टूल के पैरामीटर पे पूरा उतरेगा वो प्रोजेक्ट हम्म। एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो आईआरआर की अजम्पशन ये होती है कि अगर आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो रिजेक्ट हो जाता है। ये हम्म। सिनेरियो समझ में आ गया कि कंपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज ए टूल यूज कर रही है इन तीनों प्रोजेक्ट्स को, तीनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कि इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो व्हाट एक्चुअली इट इज मीनिंग कि इन्वेस्टर जो है वो डिमांड कर रहा है 15% और प्रोजेक्ट दे सकता है 20%। तो इसका मतलब सही। आईआरआर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर की डिमांड है 20% और प्रोजेक्ट निकाल सकता है 15%, तो इसका मतलब आईआरआर जो है वो लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वहां पे उसको रिजेक्ट करेंगे। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एच, प्रोजेक्ट एम, प्रोजेक्ट एल। एक एच जो है वो हाई रिस्क प्रोजेक्ट है, एम मीडियम रिस्क है और एल जो है वो लो रिस्क प्रोजेक्ट है। जो हाई रिस्क हम्म। प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16% और आईआरआर है 20%। क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट? इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है भाई 16% की। हाँ, और हम दे सकते हैं 20%, तो यस, हम इसको accept प्रोजेक्ट करेंगे। निकाल के दे सकता है 20%। हाँ सर, तो सॉरी मतलब सॉरी। ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अब दूसरे प्रोजेक्ट पे आओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, इन्वेस्टर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है टेन हम्म। परसेंट अब सर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड बिकॉज ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो रहा है, यस डिमांड ज्यादा है, और जो प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी कम है कम है। उतना, परफेक्ट। मतलब रिटर्न देने की, डिविडेंड। तीसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, आईआरआर 9%। एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? तीन में से दो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक हाँ। प्रोजेक्ट ये वाला, एक प्रोजेक्ट ये वाला। तो 5 मिलियन और 5 मिलियन दोनों मिला के हो गए हम्म। 10 मिलियन। तो हम्म। यानी कि आपको अब जो पैसा रिक्वायर्ड है वो है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 10 मिलियन। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली। जो मेन कैलकुलेशन है ना वो यही है, एंड मेन अंडरस्टैंडिंग यही है। नोट दैट द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल
varies because the projects have different level of risk. हाई रिस्क था 16% दे रहा है, मीडियम रिस्क है 12% दे रहा है, लो रिस्क है 8% दे रहा है। अगर रिस्क एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो हाई रिस्क तो मतलब हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर 50% डेट एंड 50% कॉमन। उसके बाद कह रहा है वेल्च एक्सपेक्ट्स टू हैव नेट इनकम 7287500 if Welch bases its dividends on the residual model where all distributions are in form of dividends, what will be the payout ratio? अब इस क्वेश्चन का मेन काम तो हमने कर लिया कि हमें 10 मिलियन सही। रिक्वायर्ड है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब हम इसकी इक्विटी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं एट द फर्स्ट स्टेप। तो इक्विटी रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू योर 10 million into 50%, and your equity requirement will be 5 million. And then at the second step, distributable income, और डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम निकालने के लिए अब आप सिंपली आपकी जो नेट इनकम की अमाउंट होगी दैट इज 7,287,500, इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी इक्विटी रिक्वायरमेंट को विच इज 5 million, and the remaining amount 2,287,500 is your distributable income. And at the third stage we will calculate dividend payout ratio, where 2,287,500 will be divided with the net income amount 7,287,500, and you will be getting 0.2287 or 88, which is equal to 22.88%. This is your DPR for this question, and the capital expenditure requirement is your main calculation, where we need to calculate the 10 million amount, and at that stage, based on this information, you will be getting the value of dividend payout ratio. So viewers, here we understood how the companies calculate their dividend payout ratio following the capital expenditure requirements based on using the concept of capital budgeting. Like if the company is, let's take an example, planning to expand their plant. If the company is manufacturing, then ultimately they will prepare a feasibility report, and based on capital budgeting concept, and if that feasibility report is providing the positive results, like if the company is using the tool of NPV, as we used in this video, we use the concept of IRR, internal rate of return. And if so, then, and of course, if the NPV is providing the positive results, positive numbers, then the company accepts that project, and based on that acceptance, the company extract the capital expenditure requirement, what amount will be required for future or in the upcoming period. So based on that information, the company calculates how much dividend they should pay to their shareholders. So this is all for this video. Thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe, and click on the bell icon. Thank you so much for watching.